नमस्कार दोस्तों, मैं आनंद सर एक बार फिर से आपका मैथमेटिका के YouTube चैनल पर स्वागत करता हूं। पिछली वीडियो में आपने गॉस थ्योरम पढ़ा। आज हम गॉस के अनुप्रयोग पढ़ेंगे। ये जो वीडियो है वो गॉस थ्योरम से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि इस अनुप्रयोगों से हमसे क्वेश्चंस भी आते हैं, न्यूमेरिकल्स भी आते हैं, इनके डेरिवेशन हमारे बोर्ड में पूछे भी जाते हैं। तो पिछले वीडियो में क्या क्या पढ़ा, एक फ्लैशबैक थोड़ा सा मार लें, हल्का सा, ठीक है, ताकि हमको कोई प्रॉब्लम फील ना हो। सबसे पहले हमने फ्लक्स पढ़ा। तो फ्लक्स क्या होता है? तो जवाब है किसी भी सरफेस से बंद सरफेस से होकर जाने वाली विद्युत बल रेखाओं की संख्या। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस पासिंग थ्रू अ सरफेस। इसको गिन लीजिए, एक तरीका। दूसरा ई डॉट ए समझाया गया, जिसमें ए हमारे एरिया वेक्टर है। पूरा डिटेल में लिखोगे तो मॉड ऑफ ई मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। नॉर्मली हम ऐसे लिख लेते हैं ई ए कॉस थीटा। फिर इसी फ्लक्स को निकालने का बहाना और भी मिला, वो था गॉस थ्योरम। गॉस साहब ने क्या किया, इसके बाद उन्होंने कहा कि भैया अगर कोई भी हमारा एक आवेश Q है, चार्ज Q है, किसी बंद वक्र में रख दिया जाए, तो यहां से बंद पृष्ठ में रख दिया जाए, तो वहां से गुजरने वाले फ्लक्स का मान Q इंटू 1/sin0 गुना, इसको हम लोग गॉस प्रमेय या गॉस थ्योरम बोलते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा गॉस थ्योरम। ठीक है, ये चर्चा हो गई। उसके पीछे की भी और थोड़ी सी चर्चा कर लें, ताकि यहाँ कोई दर्द ना हो। अगर कोई पॉजिटिव चार्ज है तो उससे होकर जाने वाली जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेज है वो हमेशा अवे होंगी, ठीक है, उससे दूर की तरफ। और अगर निगेटिव चार्ज हुआ तो उसकी तरफ आएंगी, यानी कि अंदर की तरफ आती हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा समझने के लिए जरूरी है। एक थर्ड चीज है, जो एक एक लाइन की छोटी छोटी बातें हैं, वो समझ लें। हम चार्ज जब किसी भी चीज को देते हैं तो वो पूरे सरफेस पर क्या करता है, फैल जाता है। आपको अगर मैं तार छुआ दूं तो केवल झुंझुनाहट क्या उंगली में ही होगी कि पूरे बॉडी में होगी? पूरा का पूरा आपका शरीर हिलेगा। दैट इज, ठीक है। तो यहां पर ध्यान दीजिएगा कि जब हम किसी भी चीज को चार्ज देते हैं तो उस पर फैल जाता है। अब ये फैलने का सिस्टम कैसा कैसा है उसको थोड़ा सा समझिएगा, इसमें बहुत घुसने की जरूरत नहीं है, ये बहुत प्रॉब्लम वाली चीज है। देखिएगा, जब लंबाई लेंथ बहुत बड़ी हो, चौड़ाई यानी कि लेंथ इतना ज्यादा हो कि चौड़ाई हमको बौनी नजर आए, मजाक नजर आए, तब यहाँ पर अगर आप किसी चीज को क्यू चार्ज दे देते हैं तो इसे हम लैम्डा से दर्शाते हैं और लिखते हैं Q/L। इसे हम लोग बोलते हैं रेखीय आवेश वितरण। रेखीय आवेश वितरण, ठीक है, यानी कि लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। दूसरे केस में क्या हुआ, लंबाई और चौड़ाई थोड़ी सी आसपास की हो गई, बहुत ज्यादा गड़बड़ नहीं है। लेंथ के अलावा हमको ब्रेथ भी नजर आ रहा, भैया चौड़ा भी कुछ है। तो इस बार अगर आपने इसको चार्ज दिया तो ये चार्ज पूरे इसके सरफेस पर फैलेगा, और तब हम इसको लैम्डा के बजाय सिग्मा से दिखाएंगे। किससे दिखाएंगे? सिग्मा से। और ये हो जाएगा Q/A, यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया। वहां था चार्ज पर यूनिट लेंथ, आवेश एकांक लंबाई पर, यहां पर आवेश एकांक क्षेत्रफल पर। ठीक है, और इसे हम लोग अब बोलेंगे पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, पृष्ठीय पृष्ठ पर बटा कौन बटा आवेश, तो पृष्ठीय आवेश वितरण। ठीक है, इसको एरियल डिस्ट्रीब्यूशन कह देंगे। क्या बोल देंगे? एरियल डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है। और तीसरा हमारा होता है चार्ज का केस, जब हम किसी भी फैली हुई आकृति पर, यानी कि 3D पर मान लीजिए हमने किसी गोले को ही दे दिया चार्ज, तो वहां पर हमारा जो तीसरा वितरण होगा वो पूरे वॉल्यूम पर होगा। ठीक है, किस पर होगा? वॉल्यूम पर होगा। ठीक है, और इस स्थिति में हम इसको दर्शाएंगे Q/V से, इसका मान हो जाएगा, यानी कि चार्ज पर यूनिट वॉल्यूम। तो रो से दर्शाएंगे, रो बराबर Q/V। इसे बोलेंगे आयतनिक आवेश वितरण। ठीक है, आवेश वितरण, यानी कि फिर मैं बोलूंगा यहां पर वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि वॉल्यूम पर इसका चार्ज का वॉल्यूमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्ज। ठीक है, ये हो जाएगा। तो ये तीन चीजें होती हैं, स्थिति अनुसार इनको यूज करते रहिएगा जैसा जैसा केस रहे। तो क्या क्या बातें जरूरी है? बिफोर गॉस के अनुप्रयोग पढ़ें, एप्लीकेशन ऑफ गॉस पढ़ें, फाई जानते रहें, E A cos थीटा नॉर्मल फॉर्मूला। गॉस नियम जानना ही जानना, बिना इसके काम कहां चलेगा? Q/sin0। पॉजिटिव निगेटिव चार्ज का कॉन्सेप्ट कि उसका इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जाता है, चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो रहा है, केवल लंबाई पर, लंबाई चौड़ाई दोनों पर, लंबाई पर
चौड़ाई पर साथ ही साथ ऊंचाई पर, जैसे क्यूब है, ठीक है, क्यूब सॉरी जैसे क्यूबाइड है, लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई, वहां चार्ज आप दे दें। ठीक, एक चीज और, एरिया वेक्टर के बारे में आपको मैंने एक चीज बताई थी कि जैसे ये आपका कोई सरफेस है, इसका कोई पूछा एरिया वेक्टर किधर है, तो हमेशा याद रखे रहिए क्योंकि इस टॉपिक में बहुत काम पड़ेगा ऐसे एरिया वेक्टर। अगर आपका मान लीजिएगा ये कागज है, इसका मैंने एरिया वेक्टर पूछा तो इसके परपेंडिकुलर, एरिया वेक्टर हमेशा किधर होता है, तो किसी भी दिए गए सरफेस के परपेंडिकुलर। इतनी चीजें जब किसी ने गांठ बांध ली तो गारंटी है, 1000% गारंटी है कि विथ इन सेकेंड वो अपना गॉस का थ्योरम खटाखट लगाकर आंसर देता चला जाएगा, गॉस थ्योरम के द्वारा आंसर दे जाएगा। तो चलिए जरा पहला केस हम लोग लगाते हैं, ठीक है, जिसको हमारी बुक्स में लिखा रहता अनंत लंबाई के एक समान, अनंत लंबाई के एक समान, ठीक है, आवेशित सीधे तार के, आवेशित सीधे तार के निकट वैद्युत क्षेत्र तीव्रता, ठीक है, ऐसे हेडिंग रहती है, हो गई हमारी, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी नियर अ लॉन्ग वायर, ठीक है, लॉन्ग चार्ज्ड वायर, ठीक है, चार्ज्ड वायर। इस तरीके से पहला केस हमारा है कि हम यहां पर एक किसी पतले तार को ले लेते हैं, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है, मान लेते हो चार्ज कैसा है, पॉजिटिव है, इस तरीके से इसके लिए निकालना चाहते हैं, ठीक है। तो अब जब आपको इसके लिए निकालना हो तो कोई बड़ा काम नहीं करना, कितना आसान काम हो, ध्यान से देखिएगा। आप कहीं भी मान लीजिए इस जगह पर ही निकालना चाहते हैं, तो उस जगह पर आपको एक क्लोज सरफेस, इसको घेरना पड़ेगा वहां से। तो हम इसको घेरना चाहें, बताइए, ये मेरा हाथ है, इसको आप घेरना चाहें, कौन सा तरीका सबसे अच्छा है? वर्ग, क्यूब या क्यूबाइड? नहीं, सबसे अच्छा क्या है, इसको चारों ओर से ऐसे बेलन से घेर दीजिए, आराम से घिर जाएगा। तो यहाँ पर हम एक एजम्पशन मानते हैं, एक सरफेस मानते हैं, जिस सरफेस को हम लोग गॉसियन सरफेस कहते हैं। क्या बोलते हैं? गॉसियन सरफेस। इसको क्या बोला जाता है? गॉसियन तल, हिंदी में गॉसियन तल, अंग्रेजी में गॉसियन सरफेस, जो इसको घेरना जरूरी है। आपने पढ़ा है कि गॉस नियम तभी लगता है जब हमारे पास कोई क्लोज्ड सरफेस हो। तो हमने देखिए इसको क्या किया, घेर दिया। अब ये बात के बाद आगे का काम बेहद आसान है। अब बताइए जरा कि अगर ये सब पॉजिटिव चार्ज है मेरे दोस्त, तो आपका जो इलेक्ट्रिक लाइन ऑफ फोर्सेस हैं वो कैसे निकलेंगी, अपने इस चार्ज से कैसी दूर होते हुए ऐसे निकलेंगी, ठीक है, अवे होंगी हमेशा, पॉजिटिव चार्ज है तो इस तरीके से ये आपकी इलेक्ट्रिक लाइंस निकलती चली जाएंगी, ठीक है, इस तरीके से ये डायरेक्शन होगा इनका। अब हमारे पास कितने सरफेस हैं, तो ये देख लीजिए, मैं मुड़कर थोड़ा सा आपको दिखा दूं, बात को समझा दूं। हमारे पास देखिए 3 सरफेस, अगर मैं कोई भी स्फेरिकल सरफेस ले लेता हूं तो देखिएगा ये ग्रीन कलर वाला भाग, ठीक है, ये नीचे वाला भाग और एक सामने वाला भाग। फिर से देखिएगा, ये ग्रीन कलर वाला भाग, एक तल, दूसरा तल, तीसरा तल, ठीक है। तो चलिए जरा, अब यहां तीनों तलों पर हमें क्या करना पड़ेगा, छोटा छोटा एरिया वेक्टर लेना पड़ेगा। एक यहां पर एरिया वेक्टर, बाद में इंटीग्रेट कर देंगे, इस पूरे सरफेस का हमको पता चल जाएगा, ठीक है, कर्व का। यहां पर एक एरिया वेक्टर ले लेते हैं, इसको हम फिलहाल अभी बोल देते हैं dA1, इसको बोल देते हैं यहाँ वाले को dA2, और यहां पर बोल देते हैं एक एरिया वेक्टर जो हमने लिया उसे बोल देते हैं dA3। तो इन तीनों के नाते हम अभी फ्लक्स निकाल लें, और फ्लक्स का फॉर्मूला देख लीजिएगा, बढ़िया क्या है, EA cos थीटा, यही लगाते हैं, और लास्ट में उस पर फ्लक्स के लिए गॉस नियम भी लगा देंगे, हमको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो आप तैयार हैं? कॉन्सेप्ट क्लियर? कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए जरा यहां पर देखिएगा, एरिया वेक्टर के पैरेलल जब आप एरिया वेक्टर पूछेंगे तो हम ऐसे परपेंडिकुलर खींच देंगे, और यहां कह देंगे सर जी अभी ये DA वेक्टर हो गया, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड है आपकी, ठीक है। यहां पर देखिएगा, इसका एरिया वेक्टर निकालना हुआ तो ऐसे खींच दिया हमने इसके परपेंडिकुलर, यहां लिख दिया DA3, यहां पर क्या लगा दिया, वेक्टर। यहां पर भी अगर एरिया वेक्टर चाहिए तो ऐसे आप लिख दीजिए DA2, इस पर क्या लगा दीजिए, वेक्टर। तो अब हमारे पास 3 जगह से टोटल फ्लक्स अगर मैं बोलूं d फाई, तो 3 जगह, एक यहां, एक यहां, एक यहां, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड सबके लिए क्या है, सेम है। तो इस केस में बोलिए जरा, कहेंगे सर जी E होगा, dA1 होगा, और ये बताइए जरा इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया में
कौन सा मतलब एंगल बनेगा, तो जवाब होगा सर यहाँ थीटा बराबर क्या होगा 0, तो जवाब होगा cos 0। चलिए दूसरे वाले तल पर आते हैं। यहाँ पर इस वाले सरफेस पर यहाँ पर देखिए एरिया इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है। अब आप बता सकते हैं इनके बीच में एंगल कितना है, 90 है। तो क्या लिखेंगे बोलिए, EDA2 और आगे क्या हो गया cos 90। तीसरे केस में आइए ऊपर वाले में, यहाँ पर क्या कहेंगे, कहेंगे सर जी यहाँ भी ये ऊपर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, तो यहाँ भी एंगल जो बन रहा है 90, यानी कि EDA3 cos 90। कितना आसान काम था। अब इसकी हमको कोई जरूरत नहीं है, इसको हम आराम से ऐसे मिटा सकते हैं डायग्राम को, इसकी बिल्कुल हमको आवश्यकता नहीं। तो बस इतना ही जरूरत थी हमको। देखिएगा ये हो गया फ्लक्स का सिंपल सा फॉर्मूला, EA cos थीटा हमने इस सरफेस पर लगा दिया और हमको ये चीज मिल गई। अब आप बताइए जरा डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, तो जवाब होगा सर डी फाई बराबर पहले वाले से आ गया EDA cos 0 का मान क्या होता है 1, तो वो हट गया पूरा 1 हो गया। अगला प्लस लगाया, cos 90 के नाते पूरा क्या हो जाएगा 0, अगला भी क्या हो जाएगा 0। तो ये हमें डी फाई का मान मिल गया। अब इसका इंटीग्रल कर दें हम, तो इंटीग्रल कर देने पर क्या होगा, ई बाहर DA। अब यहाँ पर ध्यान दीजिए ये किसका एरिया है, तो हमने क्या बनाया चारों तरफ से सिलेंडर यानी कि बेलन, और बेलन का, ठीक है, बेलन का पृष्ठ कितना होता है। अगर मान लिया जो हमने बनाया था ये जो घेरा था जिसका, उसकी लंबाई या ऊंचाई जो भी आप कह लो, ऊंचाई या लंबाई कह लो, उसको L मान लिया जाए, और ये जो रेडियस है उसका R मान लिया जाए जिसके अंदर ये हमने बनाया था, ठीक है। तो उस स्थिति में इसका बेलन का पृष्ठ हो जाएगा 2 पाई R, H होता है, H की जगह क्या हो जाएगा L। तो ये इंटीग्रेट होने वाला है, डी फाई से फाई बन जाएगा, ये E हो जाएगा, A हो जाएगा, और फिर कहेंगे फाई बराबर E, तो ये 2 पाई RL। ये हो गया इक्वेशन नंबर 1। किस मेथड से, जरा ध्यान से सुन लीजिएगा, EA cos थीटा से। पर गॉस साहब क्या बोलते हैं, गॉस से क्या हो गया, फाई बराबर बस इतना ही बोलेगा कि अगर चार्ज Q था तो Q, और चूंकि ये पतला लंबा डंडा है जिसकी लंबाई अभी जितनी हमने लिया है तो इनफाइनाइट लेंथ का, पर हम इसमें स्पेशली कितने लेंथ के लिए, L के लिए निकाल रहे हैं, L का पता होगा पर यूनिट, तो फिर हम उसमें जितने का चाहे उतने का निकाल लें। तो यहाँ पर हमारे क्या हो जाएगा Q बाई साइलेंस 0। फिर मैं याद कराऊं, यहाँ पर चूंकि चार्ज हमारा जो है वो पूरा एक लंबाई पर डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है, तो हमने कहा कि सर जी लेमडा बराबर क्या होगा Q बाई L, इसलिए Q बराबर लेमडा L भी लिखा जा सकता है। तो फाई बराबर लिख लिया लेमडा L और साइलेंस 0, ठीक है। ये हमारा इक्वेशन नंबर 2 हो गया। अब ये बताओ भैया, आप 1 किलो आलू चाहे तराजू से तौल लो, इलेक्ट्रिक वाले चाहे बटखरा वाले से, अगर दोनों ही तराजू सही हैं तो माप तो सेम आएगी। फाई चाहे आप पहले फॉर्मूले से लगाओ चाहे दूसरे फॉर्मूले से लगाओ, आएगा तो सेम ही। तो कहेंगे सर 1 तथा 2 से, 1 तथा 2 से E इंटू 2 पाई RL, आगे क्या हो जाएगा लेमडा L अपॉन साइलेंस 0। तो L को काट देगा और E बराबर हो जाएगा आपका लेमडा बाई, या लेमडा उधर कर लेंगे, 1 बाई 2 पाई साइलेंस 0 लेमडा बाई R। तो ये लीजिए आपका एक इनफाइनाइट लेंथ ऑफ वायर के लिए फॉर्मूला मिल गया, 1 बाई 2 पाई साइलेंस 0 लेमडा बाई R। पाई साइलेंस 0 R से पता है, लेमडा भी आपको मालूम हो चुका है, रेखीय आवेश वितरण है, आसान है। इस पूरे एप्लीकेशन में आपको 2 तरीके से लगाना रहेगा नियम, एक बार फाई आप इससे निकालिए, एक बार फाई आप गॉस नियम से कंपेयर करा दीजिए, खट से आपको रिलेशंस मिल जाएंगे, ठीक है। तो चलिए अगले केस की तरफ चलते हैं। ये समझ में आ गया होगा तो अगला और इजी लगेगा आपको, इसकी गारंटी है। और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएंगे वैसे वैसे इजी और लगने लगेगा, जो पीछे वाला था वो और ज्यादा क्लियर होने लगेगा, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, सॉरी सेकंड केस। अब हम यहाँ पर एक शीट के लिए, आयताकार शीट के लिए ले रहे हैं जिस पर क्या है, इस तरीके से चार्ज है। इसके लिए कोई पूछे तो क्या होगा जवाब, ठीक है। तो चलिए इसके लिए E क्या होगा ये हम जानना चाह रहे हैं। ये हमारी हेडिंग है कि कोई हमारे पास रेक्टेंगुलर शीट, आयत के आकार की एक शीट है, उस पर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन बना हुआ है। अब इसके लिए अगर हमें निकालना हो समतल चादर के लिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड तीव्रता कितनी होगी R दूरी पर, तो कैसे क्या करेंगे हम, ठीक है। तो देखिए एक हमने ये शीट ली और इस शीट को के लिए गॉसियन सरफेस बनाया, वो गॉसियन सरफेस ऑब्वियस था, हमने क्या बनाया, सिलेंडर बना लिया। ये देखिए
ये हमारा गॉसियन सरफेस। आप अंग्रेजी में भी सरफेस लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, सरफेस या तल, ठीक है। इजीली बताइए, इतना देर से मेहनत किया, कुछ तो बताइए भैया। तो जवाब हुआ सर 3 एरिया लीजिए, एक यहाँ लीजिए एरिया DA1, एक यहाँ पर कोई एरिया ले लीजिएगा, क्या लिख देंगे DA2, एक एरिया इस तरफ ले लीजिएगा, इस किनारे की तरफ, क्या लिख लेंगे DA3, ठीक है, ये हो गया। अब ये पॉजिटिवली चार्ज है हमारे पास, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इससे अवे होगा, मतलब इस पॉजिटिव चार्ज से कैसा होगा, दूर होगा। अब चलिए यहाँ सरफेस पकड़ा, इसका एरिया वेक्टर निकालेंगे तो ये उसी डायरेक्शन में आ जाएगा, परपेंडिकुलर ही तो लेते हैं, क्या हो जाएगा DA2। एरिया वेक्टर हमेशा परपेंडिकुलर, अपने एरिया के परपेंडिकुलर, नॉर्मल की दिशा में लिया जाता है। तो ये देखिए यहाँ पर लिया तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा ये DA1, ठीक है, और ये एरिया वेक्टर लग गया। यहाँ पर भी हमने एरिया वेक्टर बना दिया तो DA3, इसके ऊपर एरिया वेक्टर लगा दिया। अब हम पूछेंगे सर जी D5, इन तीनों जगहों से हमें बता दीजिए कि D5 का मान क्या होगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं एरिया वेक्टर और E का एंगल कितना है, 0, तो हम लिख देंगे E DA2 cos 0। यहाँ पर भी आए, देखिए इन दोनों में इलेक्ट्रिक फील्ड और आपका एरिया वेक्टर में कितना एंगल है, तो जवाब है 0, तो यहाँ भी हो जाएगा E DA3 cos 0। और लास्ट में यहाँ पर आते हैं थर्ड वाले केस में, यहाँ देखिएगा ये एरिया वेक्टर, या यहाँ पर ही देख लीजिए इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ कितने का एंगल बना रहा, 90, तो हम कह सकते हैं EDA1 और cos 90 डिग्री। 90 के नाते ये वाला सेक्शन तो 0। एक बात और देखिए, DA2 और DA3 कुछ अलग अलग नहीं है, इनको आप सेम कह सकते हैं, मान सकते हैं DA, ठीक है। तो अब बताइए क्या हो जाएगा, ये वैल्यू 1, ये वैल्यू 1, तो EDA कितनी बार मिल गया, तो जवाब हुआ 2 बार, तो 2 टाइम्स EDA। अब इसको आप क्या कर लीजिए, इंटीग्रेट कर लीजिए, ठीक है। इंटीग्रेट करेंगे तो ये 5 हो गया, ये 2E हो गया, आगे एरिया के जगह क्या आ जाएगा, आपका A आ जाएगा, चलेगा। ये हो गया इक्वेशन नंबर क्या 1। आसान है, आसान है, इजी है, कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। चलिए तो ये तो हमारा पहला तरीका रहा, ये cos थीटा के द्वारा। अब अगर हम यहाँ पर गॉस प्रमेय लगा दे, गॉस से, तो हम सीधे कह देंगे सर फाई बराबर, गॉस तो यही कहता है Q चार्ज है तो Q इंटू 1/साइलेंस 0, काम खत्म। लेकिन फिर याद दिलाया, इस बार हमने शीट ली है, कैसी शीट ली है, आयताकार। तो जब हमने इस पर Q चार्ज दिया होगा तो क्या ये Q चार्ज केवल लंबाई पर फैला होगा कि लंबाई और चौड़ाई दोनों पर, तो जो होगा सर लंबाई चौड़ाई दोनों पर। तो इसलिए हम यहाँ पर अब सिग्मा लेंगे, सिग्मा बराबर क्या होता है बाबू, Q यानी कि चार्ज पर यूनिट एरिया, तो Q/A होता है, इसलिए Q की जगह सिग्मा A ले सकता है। तो यहाँ पर ऊपर हो गया सिग्मा A/साइलेंस 0, इक्वेशन नंबर 2, ठीक है। अब आइए कंपेयर करा लीजिए पहले और दूसरे केस को, ठीक है। तो ये 1 तथा 2 से, यानी कि 1 तथा 2 से, दोनों का लेफ्ट हैंड साइड क्या है, बराबर, तो दोनों का राइट भी बराबर, तो ये हो जाएगा सिग्मा A/साइलेंस 0 और आगे 2EA। तो फिर हमारा एरिया से एरिया कट गया, E बराबर हो जाएगा सिग्मा/2 साइलेंस 0, ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड का मान सिग्मा/2 साइलेंस 0। सिग्मा क्या है, पृष्ठीय आवेश वितरण यानी कि रियल चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, अपॉन 2 साइलेंस 0, आराम से आ जाएगा। अब आइए इसके दो केस देख लेते हैं, ये समझ में आ गया। किसी भी एक प्लेट के लिए हमारा मान होता है सिग्मा/2 साइलेंस 0। मान लीजिए किसी ने क्वेश्चन दे दिया ऐसे, कहा सर एक प्लेट है, ये पॉजिटिवली है, इधर भी पॉजिटिवली है, आप यहां पर एक बार P पर बताइए और एक बार Q पर बताइए, ठीक है। एक बार P पर बताइए और एक बार कहां बताइए, Q पर हमको बताइए कि क्या होगा चार्ज, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर एक नाम दे देते हैं जानबूझकर, यहाँ पर एक नाम दे दिया A और B। तो आइए जरा P पर हम बात करें, तो बोलिए जरा एरिया, ये पॉजिटिव है, पॉजिटिव का इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इससे दूर, ये भी पॉजिटिव, इसका भी क्या होगा, इससे दूर। तो यहाँ पर हम EA ले सकते हैं, यहाँ EB ऐसे लिख दिए समझने के लिए कि यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से अवे, यहाँ भी इससे अवे। तो ये बताइए यहाँ पर P पर अगर टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा तो कहेंगे सर EA माइनस EB होगा, क्योंकि दोनों का डायरेक्शन क्या है, अपोजिट है।
और किसी भी एक शीट के नाते हमारा मान होगा सिग्मा बाई 2 साइलन 0, और यहाँ भी सिग्मा बाई 2 साइलन 0 ही होगा, ऑब्वियस है। ठीक है, तो एक दूसरे को काटेंगे और आंसर क्या हो जाएगा 0। अब ये केस मिटा दिया, मैंने पूछा सर क्यू पर क्या होगा, तो इधर देखिएगा जरा, प्लेट ए के कारण आपका इलेक्ट्रिक फील्ड इससे अवे ही जाएगा, प्लेट बी के नाते भी हमारा जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस चार्ज से क्या होगा, अवे ही होगा। ठीक है, यानी कि ईए भी अवे, ईबी भी अवे, और दोनों की डायरेक्शन अब देख रहे हैं कि सर एक ही है। तो क्यू पर अगर कोई पूछ लिया इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो कहेंगे सर दोनों की डायरेक्शन सेम है, इसलिए आपस में जुड़ जाएंगे, यानी कि सिग्मा बाई 2 साइलन 0, सिग्मा बाई 2 साइलन 0, 2 टाइम सिग्मा बाई 2 साइलन 0। बताइए क्या होगा, ये दो दो कट गया, आंसर आ गया सिग्मा बाई साइलन 0। इजी है, आसान है, समझ में आ गया। तो ये रहा इसका कहानी। ठीक है, अब चलिए लास्ट केस में चलते हैं, जो लोगों को बहुत टाइम लगता है, हम लोग को कोई टाइम नहीं लगेगा, सबसे इजीली सबसे कम समय में हम लास्ट वाला केस सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब यहां पर देखिएगा एक इंपॉर्टेंट नोट्स है अगला हेडिंग शुरू करने के पहले, कि किसी भी चालक के अंदर, मतलब कंडक्टर के अंदर, कंडक्टर के अंदर, चालक के अंदर चार्ज कभी नहीं टिक सकता। वहां क्यू क्या होता है, टोटल, सिग्मा क्यू क्या होता है 0 अंदर। ठीक है, यहां आई भी लगा देते हैं। किसी भी कंडक्टर के अंदर कोई चार्ज कभी भी पूछे तो बाबू आंख मूंद कर बोल देना कि सर वहां पर जो चार्ज होता है वो 0 होता है। इसको गांठ बांध लीजिएगा और फिर अब अपनी अंतिम हेडिंग यानी कि गोले की तरफ आ जाइए। गोले के लिए, गोले पर हमने क्यू चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, पर क्यू चार्ज दिया, देने के बाद ठीक है हमें ई निकालना है, यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। अलग अलग 3 केस बनेंगे। कहेंगे सर जी क्यों 3 केस बनेंगे, आइए पहले सब मिटा उठा दिया जाए, काफी बातें हो चुकी हैं, ये सब काफी आप देर से सुन रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि अब कोई प्रॉब्लम आपको होनी चाहिए। ठीक है, आइए लास्ट केस को थोड़ा विधिवत समझ लिया जाए। लास्ट केस के लिए मित्रों हम लोग जब चर्चा करने चलेंगे तो वो हमारा केस क्या कहता है कि हम एक गोला ले लें। ठीक है, ये हमने एक गोला ले लिया जिसकी रेडियस हमने मान ली r। ठीक है, रेडियस मान ली r। अब हमने इसको q चार्ज दे दिया। कितना चार्ज दे दिया, q चार्ज दे दिया। तो ये q चार्ज क्या करेगा, इस गोले के ऊपरी पृष्ठ पर आ जाएगा। कहाँ जाएगा, ऊपरी पृष्ठ पर। अंदर नहीं टिक सकता, मैं बता चुका आपको कि कभी भी चार्ज आपका अंदर नहीं मिलेगा, वो जब भी मिलेगा तल पर मिलेगा, सरफेस पर मिलेगा। अब अगर कोई आपसे पूछता है कि सर जी इलेक्ट्रिक फील्ड निकालिए, तो पहले आपको ये पूछना पड़ेगा सर जी कहां। क्यों मैंने बोला कहां, क्योंकि एक तो हो सकता है कि गोले के अंदर कोई पूछ ले, यहां पर कोई पूछ ले तल पर, या कोई पूछ ले बाहर। तो 3 केस आपके बन जाएंगे, ध्यान दीजिएगा, गोले के अंदर, गोले पर, गोले के बाहर। तो गोले के अंदर भी जो गॉसियन सरफेस इमेजिन किया, एक छोटा सा स्फीयर, इसके बाहर भी एक हमने लिया है, इसको मैं बल्कि छोटा r कर लेता हूं, बाहर वाले को एक कैपिटल R मान लेता हूं। जहां भी यहां निकालना होगा Q नाम दे दीजिए उसको, यहां पर P नाम दे दीजिए। तो P पर दूरी पर अगर बनाना तो वहां से एक गॉसियन सरफेस इमेजिन कर लीजिए, इंक्लोज कर लीजिए। Q पर निकालना तो Q से भी एक गॉसियन सरफेस बना लीजिए। स्फीयर को ढकने के लिए सबसे अच्छा इंक्लोज सरफेस स्फीयर ही है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पूछ लें कि भैया P पर बताओ। पहला केस है गोले के अंदर, इसने सबसे पहले पूछा गोले के अंदर, यानी कि इनसाइड स्फीयर, इनसाइड स्फीयर। मैं बोलूंगा सर यहां मेहनत मत करवाइए, हम कहे क्यों, कहे सर गॉस कहता है, गॉस नियम से आप कहते हैं कि सर जी फाई बराबर होता है Q इंटू 1/sin0। पर अच्छी बात यह है कि अंदर Q कितना होगा, टोटल चार्ज अंदर कितना होगा 0, इसलिए मान फाई का क्या आ जाएगा 0। फाई कितना हो जा रहा है हमारा 0 आ जा रहा है। ठीक है, यानी कि यहां पर कोई भी फ्लक्स नहीं होगा। ठीक है, यहां पर कोई भी फ्लक्स आपका नहीं होगा, तो काम खत्म। अब चलते हैं सेकंड केस बनाते हैं Q पर। ठीक है, यानी कि गोले के बाहर। ठीक है, गोले के बाहर, आउटसाइड द स्फीयर, आउटसाइड द स्फीयर, गोले के बाहर, वहां पर जहां पर मैंने Q बनाया हुआ है कि सर वहां पर बताइए क्या हो जाएगा।
तो आप क्या करेंगे, फिर यहाँ पर एक छोटा सा एरिया इमेजिन कर लीजिए, ऐसे छोटा सा, जैसे हमेशा करते रहे हैं, डीए, ठीक है, डीए, और इस पर परपेंडिकुलरली ले लेंगे तो आपका डीए वेक्टर भी ये हो जाएगा। समझ में आ गया? पर अभी अभी समझा रहे हैं, पॉजिटिव चार्ज आपका हमेशा अपने से अवे भेजता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड भी परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ही होता है, तो ई और ए के बीच में बनने वाला एंगल जो थीटा होगा वो भी कितना होगा, 0 हो जाएगा। कोई प्रॉब्लम? तो यहाँ पर हम कह सकते हैं सर डी फाई बराबर क्या हो जाएगा, ई डॉट ए। ई डॉट ए का मतलब डीए से है, ठीक है, और कॉस 0 डिग्री से है, ठीक है। अब ये डी फाई हो गया। पूरे सरफेस के लिए निकालना है तो आप जानते हो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, इंटीग्रेट भी कर दिया। कॉस 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आ जाती है, ठीक है। डी फाई का कितना आ जाएगा, हमारा फाई आ जाएगा। ई रहा, यहाँ पर डीए है यानी कि एरिया है, तो इसका एरिया कितना होगा, बड़े गोले का, यहाँ पर देखिएगा बड़े गोले का, ठीक है, क्षेत्रफल, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ बिगर स्फीयर कितना हो जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर। और इलेक्ट्रिक फील्ड नॉर्मली मेरी कितनी है, तो जवाब है इस गोले पर ही तो डिस्ट्रीब्यूट किया था, तो यहाँ के हिसाब से दूरी तो केवल मैंने आर ही लिया है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड अपने से यानी कि चार्ज अगर से दूरी अगर हम आर डिस्टेंस पर ही निकाल रहे हो तो आप जानते हैं 1/4 साइलन 0 क्यू बाई क्या हो जाता है, आर स्क्वायर। तो यहाँ भी हो जाएगा आपका 1/4 पाई साइलन 0 क्यू बाई क्या, स्मॉल आर स्क्वायर। 4 पाई से 4 पाई कट गया और आपके पास फाई का रिजल्ट आ गया कि सर ये हो गया हमारा क्यू बाई साइलन 0 और आगे कैपिटल आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। ये देखिए आपका निकल आया है, ठीक है। अब यहाँ पर क्यू आपको मजा ना दे रहा हो तो आप जान रहे हैं, लगातार पढ़ते आ रहे हैं कि क्यू डिपेंड करता है कि हम कैसे इसको डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ भी क्यू पूरे एक तल पर हमने इसको डिस्ट्रीब्यूट किया है, तो इसलिए क्यू बराबर कितना आ जाएगा ये निकालने के लिए हम सिग्मा का उपयोग करें। सिग्मा बराबर क्या होता है, क्यू बाई ए, चार्ज पर यूनिट एरिया यानी कि चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन एरिया पर, ठीक है। तो क्यू की वैल्यू कितनी हो गई, तो जवाब होगा सर सिग्मा ए। और फिर मैं बोलूंगा सर सी ए कितना होता है, तो कहेंगे सर जी 4 पाई आर स्क्वायर, चलेगा। 4 पाई आर स्क्वायर लिखना चाहे तो 4 पाई आर स्क्वायर वहां पर आप बिल्कुल आराम से लिख सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दिया गया 4 पाई आर स्क्वायर, है ना, और नीचे साइलन 0 आर स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है। कोई दिक्कत इसमें मित्रों? एक मिनट, अच्छा सॉरी, ये हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड वाला मामला जो है वो थोड़ा सा क्यू बाई आर स्क्वायर 4, एक मिनट मुझे थोड़ा सा रीचेक कर लेने दीजिएगा। हमारा आया सबसे पहले 4 पाई आर स्क्वायर, पाई हुआ हमारा, ई हुआ, ई ए आ गया तो ठीक है। एरिया के जगह हम 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है, हो गया हमारा। अच्छा अभी हमने एक गलती की हुई है, एक काम, एक मिनट, यहाँ पर जब हमने इंटीग्रेट किया, थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, एक थोड़ी सी माइनर मिस्टेक हो गई हम लोगों से, यहीं पर हमारा काम हो सकता था, तो हम क्या करने के लिए इतना आगे जाएं, तो ये हमारा फाई आ जाएगा, ई हो जाएगा। अब डीए का मतलब एरिया से, हमारा इस पूरे के एरिया से है, तो ये पूरा एरिया हमारा कितना आ जाएगा, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर, ये हो गया 1। और गॉस साहब से फाई का मान क्या आप जान रहे थे, फाई बराबर क्या होता है, क्यू बाई क्या, साइलन 0। अब फिर आप कहेंगे सर जी क्यू कितना होगा, तो यहाँ पर हो जाएगा सर सिग्मा बराबर क्या होता है हमारा, क्यू बाई ए, तो इसलिए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, सिग्मा ए। पर ये जो ए है वो ये छोटा वाला एरिया बता रहा है, क्योंकि चार्ज तो हमारा यहीं पर है ना, ऊपर है क्या, नहीं, छोटे वाले गोले पर है, तो इसलिए यहाँ एरिया हो जाएगा 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर। तो हमने क्या लगा दिया, कहा सर जी फाई बराबर 4 पाई स्मॉल आर स्क्वायर बाई साइलन 0, ये बन गया इक्वेशन नंबर 2। तो 1 और 2 को एक साथ कंपेयर करा लिया, क्या पा गए, ई इंटू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई कैपिटल आर स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा हमारा, 4 पाई आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर बाई साइलन 0। तो ये 4 पाई से 4 पाई कट गया, ई बराबर 1 बाई साइलन 0 कैपिटल आर स्क्वायर बाई स्मॉल आर स्क्वायर, हमारा ये फॉर्मूला आ जाएगा, ठीक है। कोई दिक्कत?
कोई दिक्कत? इसमें एक चीज हमारी छूट रही, क्या? सिग्मा क्या? हाँ, यहाँ पर ध्यान दीजिए, 4 पाई आर स्क्वायर बाई साइलन 0 क्यू बराबर सिग्मा। सिग्मा हमारा यहाँ पर पीछे छूट गया, ये फाई बराबर सिग्मा, ठीक है, ये सिग्मा हमारा छूट गया। तो सिग्मा बाई साइलन 0 कैपिटल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। अब किसी ने कहा सर जी यहां पर भी बता दो, गोले पर भी बता दो। तो गोले पर बताने के लिए कौन सा मुश्किल है मेरे दोस्त? अब ये बताइए, ये तो आसान हो गया। जब किसी ने कहा कि सर गोले पर बताओ, ठीक है, गोले पर, तो जवाब हुआ सर गोले पर जब निकालना होगा तो आप ये बताओ, ये जो कैपिटल आर है यही चीज घटते 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 कहाँ आ गए? गोले पर। यानी कि ये जो आर है, कैपिटल आर है, वो सीधे सीधे किसने के बराबर आ जाए? आर के। तो आपका काम बन जाएगा। तो हम कहेंगे ठीक है सर, सीधे सीधे इलेक्ट्रिक फील्ड का मालूम है, सिग्मा बाई साइलन 0, ऊपर आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, तो स्मॉल आर स्क्वायर की जगह भी आर स्क्वायर, कैपिटल आर की जगह भी स्मॉल आर स्क्वायर, कट गया, आंसर आ गया सिग्मा बाई साइलन 0। ठीक है, तो चलिए जरा एक छोटी सी कॉन्सेप्ट की चीज और भी समझ लेते हैं, फिर हम इस पर विराम लगाते हैं। ठीक है, सबसे पहला पॉइंट समझिएगा, गोले के अंदर, अगर हम गोले के अंदर जाते हैं तो हमारा यहां पर जो ई है वो कितने के बराबर है? 0 के। यहां पर आ गए, हमारा ई है सिग्मा बाई साइलन 0 के। यहां पर आ गए तो हमारा ई है, ठीक है, यहां पर हमारा ई है सिग्मा बाई साइलन 0 स्मॉल आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर। तो पहले बिल्कुल नहीं था इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, सरफेस पर आया, कुछ मिल गया अचानक सरफेस पर, देखिए यहाँ 0 यहाँ 0 यहाँ 0, जब तक गोले के अंदर हैं आपको इलेक्ट्रिक फील्ड क्या मिलेगा? 0। गोले पे तल पर आते हैं सिग्मा बाई साइलन 0। इससे जो थोड़ा सा आगे भी बढ़े आप तो आर स्क्वायर बाई आर स्क्वायर, आर देखिए छोटा है, कैपिटल आर बड़ा है, तो यानी कि इसकी वैल्यू कम हो रही है। इधर देखिएगा, तल पर सबसे ज्यादा, तल पर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट बात देखिएगा, तल पर सबसे ज्यादा, तल के अंदर गए तो 0 और तल के आगे आए तो इससे कम होने लगेगा, धीरे धीरे क्या होने लगेगा? कम होने लगेगा। अब अगर मैं बुक्स में इसका ग्राफ देखूं तो हमें ऐसे ग्राफ देता है, देखिएगा क्या देता है, ऐसे जाएगा, ऐसे बना है और फिर ऐसे घटा। मतलब पहले आपका क्या था? 0 था और फिर धीरे 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 यहां पर आए हम, कहां पर? जब आर दूरी पर आए, ध्यान से देखिएगा, जब कितनी दूरी पर आए, यहां से कितनी दूरी पर आए? स्मॉल आर दूरी पर जब आए, ठीक है, तब हमारा जो मान है वो कितना है? कुछ मिल गया सिग्मा बाई साइलन 0। फिर इसके आगे जू बढ़े तो फिर हमारा मान जैसे जैसे आप आगे बढ़ रहे हैं कम हो रहा है, कम हो रहा है, ये आर बढ़ रहा है, कैपिटल आर क्या हो रहा है? बढ़ रहा है, ये वाला अमाउंट बढ़ रहा है। ये जितना बड़ा होगा नीचे वाला उतना E3 का मान छोटा, तो ये छोटा होता चला जाएगा। तो ऐसे ग्राफ हमारा बना है, इधर आर कर दिया है, इधर इलेक्ट्रिक फील्ड कर दिया है। अब उसमें थोड़ा सा डिजाइनिंग की खूबसूरती के नाते देखिए यहाँ पर ऐसे बना दिया गया जाता है स्फीयर। इसका मतलब यहाँ तक कुल 0 0 0 लगभग है, यहाँ आते ही एक बैग आपको कितना मिल जाएगा? अगर यहाँ कोई पूछे तो क्या दीजिएगा? सिग्मा बाई कितना? साइलन 0, ई का मान यहाँ हो जाएगा। और उस समय ये स्मॉल आर आपका, ये जो डिस्टेंस आपका वो गोले की त्रिज्या के बराबर हो जाएगा। और फिर जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे इसका मान कम होना शुरू हो जाएगा। तो ये रहा आपका गॉस प्रमेय का अनुप्रयोग, जो कि काफी इजी है अगर आप दोनों में कंपेयर कर कर चलते हैं। यानी कि एक बार आप क्या करेंगे, फ्लक्स को निकालेंगे सिंपल रूल से, ई ए कॉस थीटा से, और एक बार आप लोग गॉस प्रमेय उस पर लगा देंगे, गॉस थ्योरम लगा देंगे, तो बड़े ही आसानी से आपको उसका रिजल्ट मिल जाएगा। तो इतने का एंजॉयमेंट करें मित्रों, क्योंकि जो भी हेडिंग आज हम लोगों ने 2 हेडिंग अपलोड की, एक तो गॉस थ्योरम और दूसरा गॉस का अनुप्रयोग। तो दोनों जब आप पढ़ेंगे तो बड़े ही आराम से आपका कम से कम 3 से 4 दिन गुजर जाएगा अच्छे से समझने और सीखने में, अपने से प्रैक्टिस करने में। फिर हम इस पर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम में आएंगे। तो बहुत ही जल्द फिर आपसे न्यूमेरिकल सेक्शन में मुलाकात हो रही है। इसी के साथ मैं आपका दोस्त आनंद सर लेता हूं आपसे अलविदा, रुखसत। जल्द ही आपसे फिर से मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत।